हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नई विज्ञान की प्रश्नोत्तरी लेकर। आज सेल चैप्टर से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न में लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे लंबी प्राणी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो विषाणु, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका या तंत्रिका कोशिका। तो आप सभी परिचित होंगे इससे। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। जैसे मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये तो यह है तंत्रिका कोशिका, जिसके अंदर आपको इसके 3 भाग होते हैं। ये साइटोन होता है इसका, ये एक्सोन होता है, और ये छोटे छोटे ऊपर डेंड्रोन्स होते हैं। तो ये हो गई तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत जिस पर लागू नहीं होता है वो कौन सा है? जीवाणु, वायरस, शैवाल या क्लोरेला। तो इससे भी आपको अच्छे तरह से जानते होंगे। वायरस पर कोशिका सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन हो गया? वायरस हो गया, यानी क्या हो गया? विषाणु हो गया। वायरस यानी विषाणु। तो विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। कुछ वायरस के फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होते हैं वायरस। पहला जो वायरस है यह है आपका बैक्टीरियोफेज। यह है HIV, जो कोरोना वायरस जैसा लग रहा है। और यह है इन्फ्लुएंजा वायरस, और यह है ट्यूबरक्लोसिस वायरस। तो ये कुछ वायरस है जिस पर आपका कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके बाहर कोशिका कला नहीं होती है, यानी कोशिका कला नहीं पाई जाती है? तो वो जीवाणु है या वायरस है या माइकोप्लाज्मा है या कवक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। तो वायरस के बाहर कोशिका कला नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक करके हमको प्रोत्साहन दीजिए एक तरह का, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें, मोटिवेट होते रहें और मेहनत करते रहें। नेक्स्ट है, कोशिका का वर्णन सर्वप्रथम किया था। तो कोशिका के बारे में या कोशिका की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? सभी आप परिचित होंगे, रॉबर्ट हुक थे। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ रॉबर्ट हुक कैसे दिखते थे। ये है रॉबर्ट हुक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां। लाइसोसोम कोशिका के सुसाइड बैग कहलाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, या फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, या इनमें कोई एंजाइम एक्टिविटी होती है, या श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये आप जानते होंगे, सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैला कहते हैं। आत्मघाती थैला किसको? लाइसोसोम को। तो जब इसकी झिल्ली वगैरह फट जाती है तो ये कोशिका को पचा देता है, उसको पाचन कर देता है। तो ऐसा इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोलेटिक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कोशिका को पचा देते हैं और उसको डेड कर देते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है आपका लाइसोसोम। तो एक थैलेनुमा रचना है और कुछ भी इसमें खास नहीं है, और इसमें कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स वगैरह रहते हैं, और इसके फट जाने से कोशिका का लयन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कोशिका सिद्धांत जिसके अनुसार
सभी पादप व प्राणी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं का प्रतिपादन किया था। यानी कोशिका सिद्धांत में एक बात कही थी कि पादप और प्राणी सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसका प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो इस चीज़ का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो आंसर हो जाएगा यहाँ सलीडन और स्वान। तो सलीडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ये बात बताई थी। सलीडन है वो आपके वनस्पति शास्त्र से जुड़े हुए हैं और स्वान है वो आपके प्राणी शास्त्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। केंद्र के अतिरिक्त किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है? तो केंद्रक, केंद्र यानी यहाँ केंद्रक है, तो केंद्रक जो होता है केंद्रक, तो ये कोई सेल होती है, उसके बीचों बीच जो संरचना होती है वो क्या होता है? आपका केंद्रक होता है। और उसमें कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो केंद्र के पास तो खुद का डीएनए होता ही होता है। यहाँ न्यूक्लिक पदार्थ क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इनके अलावा भी कौन है जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है? तो लाइसोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट तथा राइबोसोम। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम में बता देता हूँ। इधर वाला आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये आपका क्लोरोफिल है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में मिल जाएगा आपको। ये कोशिका का शक्ति ग्रह है और ये भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। तो ऐसे नज़र आते हैं आपके क्लोरोफिल, और जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, और माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 8वां। किस कोशिका अंगक में कैटाबोलिक एंजाइम अधिक होते हैं? तो लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिका या पेरोक्सिसोम। तो यह आंसर हो जाएगा क्या? पेरोक्सिसोम में आपके कैटाबोलिक एंजाइम अधिक मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 9वां क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो कहाँ अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर या ऑक्सीसोम के अंदर बंद रहते हैं। ऑक्सीसोम के अंदर बंद रहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर रहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित नहीं है, सॉरी ये उपस्थित है, ये अनु नहीं है यहाँ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं। अगर कोई गलती हो तो उसको आप क्षमा करेंगे, कोई टाइपिंग में या कोई बुक्स से कोई गलती हो सकती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होते हैं या ऑक्सीसोम के अंदर बंद रहते हैं या अनुपस्थित होते हैं। यह प्रश्न ऐसा है, मैं आपको एक बार सुधार देता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम, तो इतना ही है, ये नंबर 1 है आपका। क्या वो उपस्थित होते हैं? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? क्या वो प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं? और एक नीचे है जो आपका चौथा ऑप्शन ये। तो ये है इसका सही प्रश्न कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम कहाँ होते हैं, कहने का मतलब। तो या होते ही नहीं है, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं, या ऑक्सीसोम के अंदर होते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आपको मिलेंगे। ये है प्रश्न।
10वां प्रश्न हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न है। यानी कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य जो अंतर है वो किस बात का है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ है, कोशिका द्रव्य की अनुपस्थिति है, उसका अंतर है, या प्लाज्मा झिल्ली की अनुपस्थिति का अंतर है, या केंद्रक कला की अनुपस्थिति का अंतर है, या केंद्रक पदार्थ की अनुपस्थिति का अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल ये आपके जो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें मिलेंगी, और जो उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल मिलेगी। जैसे मानव, तो मानव में जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है। अब ये जो कोशिका है, और कोशिका के अंदर उसका केंद्रक होता है, और केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिससे क्या होगा, केंद्रीय जो पदार्थ होता है वो इसके जो ये द्रव्य होता है उसमें वो फैलता नहीं है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जैसे मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसका जो केंद्रक वाला जो मैटर है वो किसी झिल्ली से आबद्ध नहीं होता है, तो वो उसके जो जीव द्रव्य में फैला रहता है। तो इसमें जो मेन जो अंतर होता है वो किसका होता है, केंद्रक कला की अनुपस्थिति का। यानी केंद्र के चारों ओर कोई झिल्ली या कला नहीं पाई जाती है। तो नहीं पाई जाएगी तो उसको कह देंगे प्रोकैरियोटिक, और केंद्र के चारों ओर कोई झिल्ली पाई जाएगी तो उसको कह देंगे यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देख लो आप, ये है यूकैरियोटिक सेल एंड ये है प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ केंद्रक है और केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली है, और यह जो इसका न्यूक्लियोइड है, जो केंद्रीय पदार्थ है, वो देखो चारों ओर आपके इसमें कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है। तो ये अंतर होता है इसमें, मेन केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंगक केवल प्राणी कोशिकाओं में मिलेगा आपको? कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या सेंट्रियोल। तो कौन सा है जो सिर्फ प्राणी कोशिका के अंदर मिलता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर हमारा क्या, सेंट्रियोल, यानी सेंट्रोसोम यानी तारक काय। ये सिर्फ प्राणी कोशिका में मिलेगा, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। यह है आपका तारक काय सेंट्रोसोम। एक जो गाड़ी होती है उसकी पहिए की जैसी रचना होती है उसको कहते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, जो सिर्फ प्राणी कोशिकाओं में आपको मिलेगा। 12वां प्रश्न है, वह कोशिका अंगक जिसमें हाइड्रोलिटिक ये एंजाइम पाए जाते हैं। अभी बात कर रहे थे पीछे, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाए जाएंगे? जो कोशिका का पाचन कर देगा, कोशिका की जो आत्मघाती थैली है क्या हो जाएगी, लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ रहा है 13वां, केंद्रक झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, वही बात आ गई, ये कोशिका है और ये केंद्रक है, तो केंद्र के चारों ओर क्या नहीं मिलेगी, ये झिल्ली नहीं मिलेगी। तो वो किस में नहीं मिलेगी? पहला है बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलेगी, या प्रोटोजोआ की सेल में नहीं मिलेगी, या कोशिका में नहीं मिलेगी, या आरबीसी में नहीं मिलेगी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, बैक्टीरियल सेल में। यानी कोशिका जो है, सॉरी, केंद्रक झिल्ली युक्त जो केंद्रक है वो किस में नहीं मिलेगा, बैक्टीरियल सेल में, जीवाणु की सेल्स में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, 14वां क्वेश्चन आ रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? क्या न्यूक्लियर पदार्थ नहीं होता है, क्या क्रोमोसोम नहीं होता है, या डीएनए नहीं होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर यानी जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन यानी कला या कोई झिल्ली नहीं होती है, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखो ये पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलेगा, तो केंद्र के चारों ओर झिल्ली यानी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। 15 क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये ध्यान देने वाली बात है, कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सॉरी, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या है, एक द्रव्य है, सेलुलोज की बात करा कि ये क्या है, ये एक द्रव्य है या एक प्रोटीन है या एक पॉलीसेकेराइड है या एक अमीनो अम्ल है?
तो अभी मैं बात कर रहा था ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार होता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये एक सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। वनस्पति कोशिका की मध्य पटलिका के मुख्य घटक है। तो वनस्पति को सेल की मध्य पटलिका में कौन सा घटक मुख्यतः पाया जाएगा? ये प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ मिलेगा आपको क्या? कैल्शियम, Ca। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले विभिन्न जटिल कार्बोहाइड्रेट के मतलब क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले विभिन्न जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? ऐसा यह प्रश्न है, टाइपिंग में गलत हो गया है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो सेलुलोज कहलाते हैं, या स्टार्च कहलाते हैं, या पेप्टाइड्स कहलाते हैं, या म्यूरेमिक अम्ल कहलाते हैं? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा म्यूरेमिक अम्ल कहलाते हैं वो जटिल कार्बोहाइड्रेट। 18वां क्वेश्चन है, कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, किसकी बनी होती है? आपकी ग्लाइकोप्रोटीन व लिपिड्स द्वारा, लिपिड्स यानी वसा, या दूसरा आपका फास्फोलिपिड व ग्लाइकोलिपिड द्वारा, या फास्फोलिपिड व प्रोटीन के द्वारा, या फास्फोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड के द्वारा? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा फास्फोलिपिड व प्रोटीन द्वारा। तो सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन द्वारा बनी होती है, कहते हैं मतलब वसा और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन ऐसी नज़र आती है, जिसमें एक लेयर तो होती है किसकी? फास्फोलिपिड्स यानी आपकी वसा की, और एक परत होती है किसकी? प्रोटीन की। तो आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है फास्फोलिपिड्स लेयर, और एक होगी इसमें किसकी? प्रोटीन। तो ये देखो बीच बीच में प्रोटीन चैनल लगे हुए हैं, प्रोटीन चैनल। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? सेल मेम्ब्रेन बनती है। नेक्स्ट 19वां सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है, किस में होता है? एक ही बात है, राइबोसोम द्वारा होता है, या गोल्जी बॉडी द्वारा होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिका अंग करता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करता है राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। ये ऐसा दिखेगा आपका राइबोसोम, जिसमें 2 इकाई होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक आपकी स्मॉल सब यूनिट होती है। और ये लगभग ऐसे 8 के आकार की रचना होती है, जो ऊपर वाली बड़ी और एक छोटी होती है। तो ये होता है क्या? आपका राइबोसोम। तो ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया था, हुक ने किया था, बेंदा ने किया था, विजमान ने किया था, कि हर्टविंग ने किया था? और ये है इसका डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो वैसे सभी। तो ये दिया था नाम किसने? सी बेंडा या सी बेंदा ने दिया था। तो ये हो गए हमारे 20